जावे। धन्यवाद। श्री मनोज कुमार सुजानगढ़। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। बीकानेर विकास प्राधिकरण का विधेयक पेश किया गया है। सरकार कितनी गंभीर है और कितनी वहाँ के क्षेत्र के लोगों के प्रति जागरूक है, इसी से पता चलता है कि किस तरह से आनन फानन में ये विधेयक विधानसभा में पेश किया गया है। आज 6 सप्ताह से सदन चल रहा है, पर ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि लास्ट दिन आज जब एक तरफ विधेयक पेश होना है, उस पर चर्चा होनी है, विनियोग विधेयक पर चर्चा होनी है, जिसके बीच में इनको लाया गया है। पहले भी लाया जा सकता था, जहां कि लोगों विधानसभा से माननीय सदस्यों की राय जानी जाती, पर एक आनन फानन में लाया गया है जिसमें 2 शहरों को शामिल किया गया है, 188 गांवों को इसमें शामिल किया गया है। 188 गांव का मतलब हो गया कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में 100 गांव है, यानी 2 विधानसभा क्षेत्रों जितना बड़ा ग्रामीण एरिया का परिक्षेत्र शामिल किया गया। सिर्फ और सिर्फ जेडीए जो जयपुर विकास प्राधिकरण है उसकी कॉपी पेस्ट करने की एक तरह से कोशिश की गई है, पर तुलना ये नहीं की गई कि जयपुर और बीकानेर में फर्क कितना है। जयपुर की जनसंख्या 2011 की लास्ट जनसंख्या हुई है, जिसमें 30-35 लाख है, वही बीकानेर की जनसंख्या 5-5.5 लाख 2011 की जनसंख्या, 6 गुना फर्क है। तो 6 गुना फर्क का मतलब ये हो गया कि वहां तक जयपुर तक पहुंचने के लिए 6 गुना ज्यादा समय चाहिएगा। क्या उतना बड़ा एरिया तब तक पहुंच पाएगा? एक तरफ 20-20, 25-25 किलोमीटर के 2 शहर नापासर देशनोक ले लिए गए, वहां के उन नगर पालिकाओं का क्या होगा? वहीं बहुत लंबा चौड़ा भूभाग 188 गांव का इस बीकानेर प्राधिकरण में शामिल किया जा रहा है, जबकि वहां के ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया। न कोई प्रधान, न कोई सरपंच इसमें मेंबर बनाया गया, न एमएलए एमपी इसमें मेंबर है। सिर्फ प्रमुख को और दोनों बीकानेर शहर के मेयर को इसमें शामिल करने की बात की गई है। तो वहां की बात कैसे जाएगी? ग्रामीण क्षेत्र में जो उद्योग लगे हुए हैं वहां आसपास के एरियो में बहुत सारे एग्रीकल्चर वेयर हाउस बने हुए हैं बीकानेर के चारों तरफ 25 उन एग्रीकल्चर वेयर हाउसों का क्या होगा? वो बिना कन्वर्जन के वहां बनते हैं, जिनको सरकार ने छूट के तहत उन लोगों वेयर हाउस बनाए, उनका क्या होगा? बहुत सी इंडस्ट्रियां वो लगी है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो इंडस्ट्री एरिया बिना कन्वर्जन के लगी है। अब जब प्राधिकरण आ जाएगा तो उनको कन्वर्जन की और की बाध्यता हो जाएगी, सरकारी बाध्यता होगी, उसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया। तो कितनी गंभीर है? कम से कम उन इंडस्ट्रियों का भी आपको सोचना चाहिए था। एक लंबा चौड़ा जो ग्रामीण क्षेत्र का भाग है उसके बारे में सोचना होगा कि वहां के लोगों को क्या होगा। एक तरफ 2 दिन पहले चर्चा चल रही थी कि अलवर को एनसीआर से हटा जाए, एनसीआर से बाहर निकाला जाए। जब वहां इतनी परेशानी है दिल्ली और एनसीआर में, तो बीकानेर के लगते उन गांव में कितना ज्यादा परेशानी आएगी, ये आपको सोचना पड़ेगा। इसलिए मेरी सदन आपसे मांग है कि इसको 6 महीने के लिए प्रचारित करने के जाना जाए। धन्यवाद। आपका बीकानेर विकास प्राधिकरण की संरचना जो दी है, उस संरचना में बोर्ड में इन्होंने 16 सदस्यों को इंगित किया है, लेकिन इसमें एमएलए और एमपी का कहीं नाम नहीं दिया। और इसी संरचना के बाद इन्होंने उपधारा 6 में जहां इन्होंने इंगित किया है कि संसद या राज्य विधानमंडल का या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी निगम परिषद बोर्ड निकाय का, चाहे वह नियमित हो या नहीं हो, सदस्य होने के कारण प्राधिकरण का सदस्य हो जाता है। तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इस विकास प्राधिकरण की संरचना में भी शामिल किया जाए इन दोनों सदस्यों का जो नाम सांसद और एमएलए का जो आपने उपधारा 6 में दिया है, ये संरचना में धारा 4 में नहीं दिया गया है, इसलिए संरचना में इसको शामिल किया जाए। इसके साथ साथ मैंने अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूं, अब आप बीकानेर प्राधिकरण में 188 गांव, जिसमें आप मुख्य शहर बीकानेर, नापासर, देशनोक ग्राम नगर पालिकाएं इसमें शामिल की गई हैं। आपने प्राधिकरण लागू होने के बाद 188 गांवों को शामिल होना बहुत बड़ा विस्तार है, और 188 गांव में ग्राम पंचायतें होंगी कितनी आपकी, उनके कितने सरपंच हैं, उन क्षेत्र में ग्राम पंचायत का सरपंच का जब तक आपका भूमि अवाप्त नहीं की जाती है, जब तक आप वहां विकसित नहीं करते हो, तब तक क्या सरपंचों के अधिकारों का हनन होगा? या वहां ग्राम पंचायत काम करेगी? ग्राम पंचायत अगर काम करेगी तो फिर जेडीए की बाधा नहीं आनी चाहिए जब तक आप उन ग्राम पंचायतों को विकसित नहीं करते हैं। एक अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता था, पट्टे का जो अब सबसे बड़ी चीजें इनमें समस्या आएंगी, एक तो इजाजत तामील और एक पट्टा, जो ग्राम पंचायत जारी करेंगी या जेडीए जारी करेगा, या उनकी इजाजत तामील भवन निर्माण की इतने ग्रामीण क्षेत्र में
ग्रामीण लोग अवेयर नहीं होते। एक मिनट में जा, ग्रामीण क्षेत्र के लोग, हमारे किसान लोग रूटीन में अपना भवन निर्माण करेंगे और ये जेडीए का डंडा 24 घंटे उन पर नहीं लटकना चाहिए, इसको निर्धारित करने की जरूरत है। इनके साथ ही मैं कहता हूं, सरपंच को जो विकास की बात कर रहे थे, इनमें आपके भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा बन जाएगा। आपके नगर पालिकाओं में बहुत कुछ बना हुआ है और नियम और कानून कोई मायने नहीं रखते। मैं मेरी नगर पालिका की पर्टिकुलर बात करूं तो फाइलें गायब हुए मंत्री महोदय, कम से कम 15 और 20 करोड़ से अधिक का भ्रष्टाचार है और आपके पास मैंने लिखित में भी दिया है और आपके डीएलपी को भी हमारी नगर पालिका ने लिखित में दिया है। उसके बाद ना तो एफआईआर हुई है और ना दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। इसलिए मैं मांग करता हूं इन भ्रष्टाचारियों से बचाने का भी काम करना। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। विश्वनाथ मेघवाल। अध्यक्ष महोदय, बीकानेर विकास प्राधिकरण 2025 बनाए जाने पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं और विधेयक 2025 के लिए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, इस बिल का उद्देश्य है बीकानेर शहर, नापासर, देशनोक और निकटवर्ती क्षेत्र लगातार रूप से विकसित और आबाद होते जा रहे हैं। यह महसूस किया गया कि क्षेत्र को समुचित सुव्यवस्थित विकास के लिए बीकानेर रीजन बनाया जाए, जिसके लिए अनेक सरकारी विभाग, स्थानीय प्राधिकारी, अन्य संगठन लगातार कार्यशील थे कि बीकानेर प्राधिकरण की स्थापना की जाए। स्थानीय जनप्रतिनिधियों, अन्य संगठनों की मांग को महसूस करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीकानेर विकास प्राधिकरण बनाया, इसके लिए धन्यवाद। बीडीए बनने से बीकानेर रीजन की बढ़ती जनसंख्या के लिए आवासन, सामुदायिक सुविधा, नागरिक सुख सुविधाएं, अन्य योजनाओं की सुचारू रूप से व्यवस्था हो सकेगी। बीडीए के गठन से बीकानेर के विकास को नई दिशा व गति मिलेगी। बीकानेर शहर प्रदेश स्तर पर प्रगति करेगा। बीडीए के गठन से आमजन के काम लोकल लेवल पर समयानुसार निस्तारित किए जाएंगे। इसके अंदर 90 गांव थे पहले, आज इसको बढ़ाकर 188 गांव शामिल कर लिए गए हैं, जिसमें मेरी विधानसभा भी है। नगर नियोजन विभाग द्वारा बीकानेर के चहुमुखी विकास हेतु भविष्य की आवश्यकता अनुसार 90 राजस्व ग्राम हेतु बीकानेर का नवीन मास्टर प्लान 2040 प्रकाशित किया गया है। जन प्रतिनिधियों के साथ प्रशासन एवं नगर नियोजन विभाग द्वारा चर्चा कर आमजन के आपत्ति एवं सुझाव भी मांगे गए थे। मैं इस मौके पर यह कहना चाहूंगा कि बीकानेर एक सुझाव है अध्यक्ष महोदय, न्यू बीकाना नया शहर बनाया जाए और पर्यटन की दृष्टि से बीकानेर को बढ़ावा दिया जाए। मेरा एक सुझाव है कि जैसे माननीय सदस्यों ने कहा कि एमएलए और एमपी धारा 4 और 7 में जो बीकानेर विकास प्राधिकरण की संरचना में और समिति गठन में एमएलए और एमपी को भी इसमें जगह दी जाए, जिससे कि प्रशासन और के साथ सामंजस्य बनाकर बीकानेर का विकास हो सके। ये मेरा आपसे निवेदन है और मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि जो मेरे द्वारा जो प्रस्ताव जनमत जानने के लिए दिया गया था, मैं उसको वापस लेता हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। चल रहा है श्री गोविंद सिंह डोटासरा, श्री हरिमोहन शर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये राजस्थान विधानसभा का किसी कानून के पास करने में काला दिन है। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों को विलोपित किया जाए। राजस्थान विधानसभा काला दिन है, काला दिन है, राजस्थान विधानसभा का काला दिन नहीं है। हाँ, काला दिन है। क्या अधिकार है? काला दिन है, रामके जी ब्राजो, काला दिन है कानून के मामले में। राजस्थान विधानसभा में कानून के मामले में कानून करने में ये काला दिन है, हटाया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप केवल विधेयक इस पे बोले। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका राजनीतिक जीवन काल विधायक के रूप में आप लंबे समय से यहाँ पर देख रहे हैं। हमारा जो प्राथमिक कर्तव्य है वो कानून बनाने का है। विधानसभा की संरचना इसलिए की गई है कि हम विधि सम्मत काम कानून बनाने का ये विधानसभा करे। वो तो 0 पे कर दिया, अन्य काम आगे आगे। आप ये देखिए मान्यवर कि विधान कानून कैसे पास होता है। कानून ऐसे पास होता है कि इतने से बोल गए, चल गए, जाओ पास पास पास। ये कानून है। माननीय सदस्य, जब आप पर थे तब 9 दिन में भी पास किए गए, आपकी जानकारी दे। नहीं सर, ये कानून नहीं है, ये कानून की हत्या है, बिल की हत्या है, हमारे अधिकारों की हत्या है।
हमारे अनुसार कानून पास हो रहा है, सभी सदस्यों को मौका मिल रहा है अपनी अपनी बात करें। आपको अधिकार नहीं बीच में बोलने का, आपको कोई अधिकार नहीं बीच में बोलने का। मैं जवाब दे रहा हूँ, मेरा अधिकार है। अनुसार कानून पास हो रहा है, सभी सदस्यों को मौका मिल रहा है और अपनी अपनी बात कह रहे हैं। माननीय सदस्य, आपका टाइम पूरा। कानून पास कैसे नहीं होते? आप इस पे पढ़ेंगे तो टाइम तो मान्यवर, इस विषय पे बोलिए। आप देख लीजिए, आपका इतना लंबा जीवन काल है आप राजनीति, विषय पे बोलो। तो ऐसे कानून होते हैं क्या साहब? 2 मिनट में कानून पास और चलो। पहले ऐसा हुआ है। पहली बात ना ये हमारे अधिकारों का अविवेकपूर्ण निर्णय है सरकार का, अविवेकपूर्ण निर्णय। मान्यवर, निवेदन करना चाहता हूँ, इन्होंने ऑर्डिनेंस के माध्यम से ये 2 प्राधिकरण बनाए, दिसंबर में बनाए। पूरा इनका जो विजन था कि तत्काल प्रभाव से बड़ी आवश्यकता, गंभीर जो ऑर्डिनेंस निकालने की जरूरत पड़ी कि ये काम होना चाहिए। 5 पैसा भी नहीं रखा, खाली बीकानेर में जो है 62 करोड़ यूआईटी का था वो रख दिया, उसमें भी 1 पैसा आज तक खर्च नहीं हुआ। न फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और न किसी प्रकार की व्यवस्था है। इस प्रकार से बनते हैं क्या प्राधिकरण? प्राधिकरण का मतलब है, जिस गंभीरता से आप जयपुर प्राधिकरण को देख रहे हो, राजनीतिक दृष्टिकोण से आपने जो ये फैसला ऑर्डिनेंस निकालने का जो किया वो भी निंदनीय है और आप लोगों की नीयत में, सरकार की नीयत में खोट है और खोट के कारण ये कानून पास करवाया जा रहा है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक उसमें अधिकारों का भी सवाल है, ग्राम पंचायत मेरे भी केडीए कोटा का बना है, उसमें मैं जानता हूं कि ग्राम पंचायतों के सरपंचों की क्या हालत है, वहां के रहने वाले आदमियों की क्या हालत है। दोहरा प्रशासनिक नियंत्रण है, न वो मकान बना सकते हैं, न चबूतरी बना सकते हैं, न कोई काम कर सकते हैं। और इसी प्रकार नगर पालिका जो वहां की शामिल है, उनमें जो भी सारी की सारी स्थिति है। तो मेरा तो विनम्र अनुरोध प्रार्थना है कि ये कानून, हमारे अधिकारों की हत्या ना की जाए। कानून जिस ढंग से पास होना चाहिए उस ढंग से होना चाहिए। तत्काल ऑर्डिनेंस आ गया और तत्काल आखिरी सरकार सो रही थी क्या? नींद आ रही थी सरकार? विधानसभा इतने दिन से चल रही है, नींद आ रही थी क्या सरकार को? और इस प्रकार से जो ये हमारे अधिकारों का जो हनन किया जा रहा है, मैं इसके कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और मान्यवर आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप रक्षक हो, आप हमारे अधिकारों के रक्षक हो, आपकी जिम्मेदारी के कानून कैसे पास हो। इस प्रकार कानून पास करके लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और मैं इसकी निंदा करता हूँ और चाहता हूँ कि इसको जनमत जानने के लिए भेजा जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद। बीकानेर विकास प्राधिकरण की बात चल रही थी। मेरा निवेदन है कि 188 गांव, 2 शहर और 5.25 लाख की लगभग आबादी जो इसमें आपने शामिल की है, इसमें आने वाले तमाम जो पंच, सरपंच और साथ ही साथ पंचायत समिति, जिला परिषद और तमाम जो जनप्रतिनिधि है, उसको इस संरचना की कमेटी में आपको शामिल करना चाहिए। साथ ही साथ जो मेरे से आने वाले, पहले साधु शहर से आने वाले सदस्य ने कहा कि एमपी और एमएलए को भी इसमें जगह देनी चाहिए। साहब, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, हम सब लेजिस्लेटर हैं। मेरा निवेदन माननीय अध्यक्ष महोदय से, आप सभी का संरक्षण हमें चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई भी विधेयक आए तो उस पर पूरे तरीके से बात रखने का मौका हमें दे। बाकी सरकार बहुमत में है, जो चाहे आप करें, पर कहीं ना कहीं इस पे चर्चा होनी ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभारी मंत्री उत्तर दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आधा घंटा क्या, 1.25 घंटा हो गया, अभी तो आधा घंटा, पौन घंटा और लगेगा। राजस्थान राज्य के नगरीय क्षेत्र में गत वर्षों में हुए तीव्र विकास के कारण रियल एस्टेट क्षेत्र में काफी विनियोजन हुआ है तथा प्रदेश के बड़े नगरीय शहरों में तीव्र विकास की आवश्यकता महसूस हो रही है। बीकानेर शहर जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा नगर है, जिसकी वर्तमान जनसंख्या लगभग 9 लाख है तथा गत वर्षों से उक्त नगर का तेजी से विकास हो रहा है तथा नगर का समीपवर्ती क्षेत्र तेजी से आवासित होता जा रहा है। बीकानेर में नगर विकास न्यास कार्यरत था, जो उप क्षेत्र के तीव्र सुनियोजित एवं योजनाबद्ध विकास की गति को देखते हुए पर्याप्त नहीं होने से सुनियोजित एवं तीव्र विकास के लिए बीकानेर विकास प्राधिकरण की स्थापना किए जाने की आवश्यकता काफी समय से महसूस की जा रही थी। बीकानेर के व्यवस्थित एवं तीव्र विकास तथा राजकीय विभागों, स्थानीय निकाय तथा अन्य संस्था की सहभागिता एवं उनके मध्य समन्वय स्थापित हो सके,
इसे दृष्टिगत रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट वर्ष 2024-25 के समय बीकानेर विकास प्राधिकरण बनवाने की घोषणा की गई थी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई बजट घोषणा की अनुपालना में बीकानेर विकास प्राधिकरण के गठन हेतु भरतपुर विकास प्राधिकरण अध्यादेश 2024 लाया गया था। भरतपुर विकास प्राधिकरण के गठन के लिए बीकानेर विकास प्राधिकरण अध्यादेश 2024 की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना जारी की जाकर प्राधिकरण का गठन किया जा चुका है। साथ ही राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, प्राधिकरण एक्ट व अध्यादेश में न्यासों व प्राधिकरणों में कार्यरत कार्मिकों की सेवा संबंधी प्रावधानों हेतु आवश्यक संशोधन के संबंध में विधेयक में धारा 995 व 97 को संशोधित प्रतिस्थापित नया जोड़ा जाकर बीकानेर विकास प्राधिकरण विधेयक 2025 विधानसभा में पेश किया गया है। बीकानेर विकास प्राधिकरण अध्यादेश 2024 के अंतर्गत गठित बीकानेर विकास प्राधिकरण में आयुक्त के पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं सचिव के पद पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी का पदस्थापन भी किया जा चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बीकानेर विकास प्राधिकरण की अधिसूचना 15/12/2024 को जारी की गई थी। जब वहां नगर विकास न्यास था उस समय कुल गांवों की संख्या 90 थी और प्राधिकरण के गठन के समय जो नए गांव जोड़े गए हैं उनकी संख्या 98 है और इस प्रकार कुल 188 ग्राम बीकानेर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आएंगे। साथ ही जिन माननीय सदस्यों ने विधेयक में एक सांसद और विधायकों के बारे में जो बात व्यक्त की है उसके बारे में मैं निवेदन कर दूं कि धारा 4(12) के तहत 7 गैर शासकीय सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा। एमएलए एमपी इसके तहत राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण के सदस्य नामित किए जा सकते हैं। साथ ही भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बिंदु उठाया था, जेडी एक्ट 1982 में ट्रिब्यूनल के संबंध में जो प्रावधान रखे गए वही प्रावधान भरतपुर विकास प्राधिकरण एक्ट और बीकानेर विकास प्राधिकरण एक्ट में रखे गए हैं। इन प्राधिकरणों में भी न्यायिक अधिकारी होंगे, इसलिए अनावश्यक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न ये है कि माननीय सदस्य या तो बिराजा पास में बैठो कोई उसमें। प्रश्न ये है कि बीकानेर विकास प्राधिकरण विधेयक 2025 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए। जो पक्ष में वहां कहें, जो विपक्ष में ना कहें। ना पक्ष जीता विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। प्रश्न ये है कि बीकानेर विकास प्राधिकरण विधेयक 2025 को प्रवर समिति को निर्देशित किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। ना पक्ष जीता विधेयक को प्रवर समिति को निर्देशित करने ये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। प्रश्न ये है कि बीकानेर विकास प्राधिकरण विधेयक को विचारार्थ लिया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता विधेयक को विचारार्थ लिया गया। खंड 6 विचार। खंड 2 से 102 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न ये है खंड 2 से 102 स्वीकार किए जाएं। जो पक्ष में वहां कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता ये बिल के में काला दिवस है। उसके बाद काला दिवस है सर। जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता खंड 2 से 102 स्वीकार किए गए। अनुसूची कोई संशोधन नहीं। प्रश्न ये है अनुसूची स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वहां कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता अनुसूची स्वीकार की गई। अधिनियम सूत्र नाम आदि कोई संशोधन नहीं। प्रश्न ये है खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि स्वीकार किए जाएं। जो पक्ष में वहां कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि स्वीकार किए गए। श्री जावर सिंह खर्रा प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि बीकानेर विकास प्राधिकरण को पारित किया जाए।
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि बीकानेर विकास प्राधिकरण विधेयक 2025 को पारित किया जाए। खंड त्याग कोई बोलना बोल। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा विकास प्राधिकरण बनाने का निर्णय और सरकार बिना चर्चा कराए अध्यादेश के माध्यम से बनाना चाह रही है, इसके पीछे क्या कारण है? तो ये विकास तो इनको ये विकास जिस प्रकार से हो रहा है वो तो दिख रहा है। उस खंड में तो 3 में कोई भी बोल सकता है। आज इस सरकार को जब आपको पता था कि विधानसभा चलेगी, भी कोई बोलना चाहेगा तो अनुमति इसमें तो है। तो विधानसभा जब चले तो उस समय आप बिल लेके आते हैं। बोलने दो, बोलने दो। अरे मैं बैठा हूँ उसके लिए। अरे आप क्यों खड़े हुए? अरे आपको किसने कहा? आपके नेता बोल रहे हैं, आप खड़े होते हो। अरे मैं बैठा हूँ उसके लिए, आइए मिल जाए। और उसके लिए आपको लाइसेंस थोड़ी मिल जाए, आप बोलोगे? अधिकार अभी नहीं है, देखिए जब यहाँ आ जाओ बोलना। तो ये नहीं बोले थे आप, उसमें पहले बोल चुके थे, इन्हें ये नहीं बोले थे। खंड 3 में कोई भी अनुमति लेके पूछ सकता है। तो यानी कि तो बोला था आपको कहाँ दे रहा हूँ? खंड 3 में नहीं दे रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबके साथ बराबर का, यानी एक तो सरकार की गलती और उसके बाद आप उस पर पर्दा डालना चाहो तो इससे तो आप बच नहीं सकते। यानी ऐसी क्या जल्दी है? और पूरा विधेयक मैंने देखा है अध्यक्ष जी, 100 से ज्यादा पेज के विधेयक हैं, दोनों भरतपुर के बीकानेर के। तो ऐसा क्या आपको उसका अध्यादेश लिया है? और उसके बावजूद भी, पहली बात तो अध्यादेश की जरूरत नहीं थी, आप बिल लेके आते सीधा। लेकिन उसके बावजूद नियमों में आपके पास किताब, आजकल तो आप बहुत मोटी वाली पढ़ रहे हो, जो हमने तो देखी नहीं है वो किताब आप पढ़ रहे हो, और उसके बाद आपका जो ज्ञान का यहाँ पर धन हो रहा है, निश्चित तौर पर हम उसके जो है ना, पूरा ही सदन उसको देख रहा है। मैं कहना चाहूंगा अध्यक्ष जी कि नियम 213 के तहत आपको सदन शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर इसको टेबल करना होता, आपने नहीं किया, नहीं किया। ये विधि विभाग की गलती है। कहां सो रही थी सरकार कि आज आखिरी दिन? ये तो अध्यक्ष जी की मेहरबानी है जो आज समय मिल गया। 1 घंटे के अंदर आप 3 महत्वपूर्ण बिल आज पारित करवा रहे हो। ये तो आपका बहुमत है, आप करा लीजिए। लेकिन राजस्थान की जनता के हित में ये बिल है नहीं। एक बिल एक दिन की चर्चा चाहता था कि पूरे दिन उस पर चर्चा हो। लेकिन आप लोग क्योंकि बहुमत है, बहुमत के आधार पर आप इसको पारित करेंगे। हम जितना भी ऑब्जेक्शन करें उसके बावजूद भी पारित करेंगे। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा, इस प्रकार का न्याय आप मत कीजिए राजस्थान की जनता के साथ। इतना बड़ा विकास का मामला है तो आपको इस पे पूरी चर्चा करानी चाहिए थी। एक सदस्य की राय इसके अंदर आती। इसलिए मैं कहना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, हम पुरजोर रूप से इन बिलों का विरोध करते हैं और मैं कहना चाहूंगा इसको प्रवर समिति या जनमत जानने हेतु भेजा जाए और इसको पारित नहीं किया जाए। और इस बिल के विरोध में हमारा पूरा दल इस बहिर्गमन करता है। प्रश्न ये है, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सब जानते थे कि विकास के काम में आड़े देने का काम, अरे यार विकास में व्यवधान करने का काम और व्यवधान करना ही कांग्रेस की नीति बन गई है। चाहे बीकानेर हो, चाहे भरतपुर हो, ये राजस्थान का और कोई शहर हो, उसका समुचित विकास कैसे करना, समग्र विकास कैसे करना, डेवलपमेंट की एजेंसियों को साथ जोड़ना, इसीलिए ही ये विकास प्राधिकरण लाया जाता है। और विकास प्राधिकरण के पीछे सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य यही होता है कि इन शहरों का और आसपास की बस्तियों का, आसपास के गांवों का विकास हो। कांग्रेस हमेशा विकास के विरुद्ध रही है और विकास के विरुद्ध रहने वाली कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं, कोई विजन नहीं। पूरी कार्रवाई में भाग लिया और अब कोई न कोई बहाना ढूंढ रहे हैं और बहाना ढूंढ के चले गए। मेरा निवेदन है कि ऐसे बहिर्गमन करने वाली पार्टी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित करना चाहिए बिना किसी आधार के गए। प्रश्न ये है कि बीकानेर विकास प्राधिकरण विधेयक 2025 को पारित किया जाए। जो पक्ष में वहां कहें
जो विपक्ष में ना कहे हाँ पक्ष जीता बीकानेर विकास प्राधिकरण विधेयक 2025 पारित किया गया। राजस्थान विनियोग संख्या 2 विधेयक 2025 श्रीमती दिया कुमारी प्रस्तुत करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान विनियोग संख्या 2 विधेयक 2025 को विचारार्थ लिया जाए। श्री श्रीचंद कृपलानी। कैसे आते हो वापिस? ऐसी क्या रोटंगी है? कागज लेने जा रहा था साहब, मैं 2 मिनट इसके बाद बोल लूँ सर। पहला नाम आप ही का है। कागज लेने जा रहा था, कागज पड़े। श्री रविंद्र सिंह भाटी, श्रीमती अनीता बदेल। सभापति अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगी। आपने मुझे फाइनेंस बिल और एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस की नीति के बारे में बताना चाहूंगी कि किस तरह से पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने इस प्रदेश में जो पैसा बजट में प्रोविजन किया, उस बजट के प्रोविजन के बावजूद भी उसको खर्च नहीं किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2022-23 के बजट एस्टीमेट में 23,488 रुपए राजस्व घाटा दर्शाया गया था कि 23,488 रुपए राजस्व घाटा होगा, लेकिन इसके बावजूद जो राजस्व घाटा एक्चुअल में हुआ वो 134% अधिक हुआ। इसका मतलब है 31,491 रुपए अधिक राजस्व घाटा हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार लगातार के वर्षों में यदि 23-24 की मैं बात करूं तो 23-24 में भी 24,895 करोड़ रुपए। एक मिनट, माननीय मंत्री जी, आप इसको दूसरे प्रस्ताव को भी जो है ना, विधेयक को भी विचार लीजिए। दोनों पे आप एक साथ, दोनों पे ठीक एक ही रख पाए, मैंने सोचा दोनों आ गए। ठीक है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक 2025 को विचारार्थ लिया जाए। श्रीमती अनीता बदेल। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रही थी। अरे कोई बोला ही नहीं है, पहले ही बोले। नहीं मैं कोई नहीं बोला है। देती हूँ। अरे कोई नहीं बोला है इसमें। कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य मैं वापस रिपीट कर देती हूँ, कोई बात नहीं। अरे आप देख रहे हैं, मैं वापस रिपीट करती हूँ ना, आपको क्या आपत्ति है? नहीं बिराजो, अरे पहली बोल रही है, पहली नाम है, पहली बोल रही है। अरे हाँ भाई, मैं रिपीट कर रही हूँ ना वापस। इस विधेयक, अरे नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सदन को ऑर्डर में लेके आइए। हाँ बोले। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रही थी कि 5 साल ये माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कांग्रेस की महिला विरोधी सोच है। जो महिला सदस्य बोलना चाहिए उसको बोलने ही नहीं दे रहे। का काम किया और कांग्रेस की सोच के साथ ये नियमों को, प्रक्रिया की जानकारी दे रहे जो आप लोगों को नहीं है। संसदीय इसकी जानकारी नहीं है, वो जानकारी दे रहे धारीवाल। आप दीजिए, जानकारी है माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं निवेदन कर रही थी कि किस तरह से कांग्रेस ने 5 साल में इस प्रदेश के विकास को अवरुद्ध किया और काम करने की बजाय बहाने ढूंढे। मैंने आपको 2022-23 का उल्लेख किया। अब 23-24 का जो इनके शासन का अंतिम वर्ष था, उसका कुछ आंकड़े बता करके अपनी बात पूरा करना चाहूंगी। 24,895 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे को आपने बजट एस्टीमेट में दर्शाया था और बजट एस्टीमेट में दर्शाने के बाद में जब वो फाइनेंशियल ईयर पूरा हुआ तो ये जो राजस्व घाटा था ये बढ़कर 38,954.60 करोड़ रुपया हो गया। यानी कि जो राजस्व घाटा आपने बताया था बजट एस्टीमेट में, वो 150 गुना से भी अधिक राजस्व घाटा हुआ। तो आप आंकड़ों में कुछ और दिखाना चाहते हैं और जब वास्तव में जब वो ईयर निकल जाता है तो आप करते कुछ और हैं। ये आपकी कार्यशैली दिखाती है, ये दिखाता है कि आप किस तरह से काम करते हैं। इसी प्रकार से माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देखिए सकल राज
राजकोषीय घाटा जो 2022-23 में 58,211.55 करोड़ रुपए था, यानी कि 88% ये घाटा हुआ। और इसी प्रकार से 104% घाटा जो आपने बजट एस्टिमेट में जो घाटा दिखाया था वो बाद में और जाकर के 4% और बढ़ा। तो यानी कि आपने घाटे को और बढ़ाने का काम किया, बल्कि उसको कम करने का काम करना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इसी प्रकार से माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिए आप राज्य का जो कर राजस्व है, माननीय वित्त मंत्री जी यहाँ पर बैठी हैं, मैं उनका भी ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगी कि जो स्टैंप और पंजीकरण से जो राज्य को आय होती है वो 76.5% हुई। जो आपने बजट एस्टिमेट में 632 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया था, वो आपने एक्चुअल में 484 करोड़ रुपए आपको प्राप्त हुआ, और 23-24 में ये और भी घटा 73% हुआ। मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी को निवेदन करना चाहूंगी कि माननीय वित्त मंत्री जी ने 2023-24 और 2024-25 और 25-26 दोनों बजटों में इस टाइम पर आपने रिबेट दिए, आपने 50 लाख तक के फ्लैट्स पर रिबेट दिए, और इसके अतिरिक्त आपने संयुक्त रजिस्ट्री करने पर 0.5% की रिबेट दिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने पत्नी, पुत्र, वधू, पोती, पोती और दोहिते के पक्ष में निष्पादित सेटलमेंट डीड को भी स्टैंप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क से पूरी तरह से मुक्त किया है। ये हमारी सरकार का ही विजन है कि हम किस तरह से आम आदमी को राहत देना चाहते हैं। माननीय सभा अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से एक्सचेंज करने पर, कृषि भूमि की संपत्तियों को एक्सचेंज करने पर स्टैंप ड्यूटी घटाकर के 2% की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि जो कांग्रेस की सरकार में जो स्टैंप ड्यूटी पर जो सेस लगा हुआ है, 30% सेस है, 10% गौ सेस है और 10% मानव जनित जो आपदा है उसके ऊपर है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगी कि ये जो आपदा है, ये वाला जो 10% का सेस है, क्योंकि उस समय कोविड के समय ये सेस लगाया गया था, तो मेरा निवेदन है कि इस सेस को आप हटाने का काम करें। अब कोविड जैसी कोई महामारी नहीं है, ताकि आम जन को राहत मिल सके। इसी के अतिरिक्त मान्य एक और मेरा निवेदन है कि इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल को सेंट्रल गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, परंतु जो स्टेट में हो रहा है, ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की जो बसें है माननीय मंत्री महोदया, वो बसों का रजिस्ट्रेशन राजस्थान में अब ना होकर के अब पूर्वोत्तर भारत में होने लगा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो रजिस्ट्रेशन की फीस है वो 40,000 रुपया पर मंथ है, जबकि उन राज्यों में ये रजिस्ट्रेशन की फीस 2,000 रुपया पर मंथ है। तो आप देखेंगे जितने राजस्थान में वीडियो कोचेस चल रहे हैं, उन सब पर जो नेम प्लेट लगी हुई है वो आसाम की या नागालैंड की नेम प्लेट होगी। तो यदि हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो हमको रेवेन्यू नहीं मिलेगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो 3 लाख रुपए पर व्हीकल पर ईयर ले रही है, उसमें से जितने राज्यों में जितने व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन होता है उसके शेयर में उनको पैसा मिलता है। तो हमको दो तरफ से रेवेन्यू घट रही है, एक तरफ से ये रेवेन्यू घट रही है और दूसरी तरफ से जो रजिस्ट्रेशन की रेवेन्यू आने वाली थी वो भी घट रही है। तो इस और आप ध्यान देंगे तो राज्य की रेवेन्यू बढ़ेगा। इसी प्रकार से प्राइवेट फाइनेंस फिटनेस जो सेंटर्स हैं, वो प्राइवेट फिटनेस सेंटर्स आपने चला रखे, लेकिन अजमेर की मैं बात करूं तो 4 फिटनेस सेंटर्स में से 3 फिटनेस सेंटर्स बंद हैं, क्योंकि वो कालाबाजारी करते हैं, गलत व्हीकल का फिटनेस करते हैं। तो ऐसे में हम राज्य सरकार की ओर से, क्योंकि 1 करोड़ का ही इन्वेस्टमेंट है, इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो हम 1-1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर करके यदि फिटनेस सेंटर्स हमको संचालित करें तो गाड़ियों का फिटनेस एक्चुअल भी हो पाएगा और साथ साथ में हमको रेवेन्यू भी मिलेगा। और गलत गाड़ियां जो फिटनेस करा के, क्योंकि नंबर प्लेट बदल देते हैं, व्हीकल को नहीं ले जाते हैं और वहां जाकर के ये करते हैं। मैं मान्य 1-2 पॉइंट और निवेदन करना चाहूंगी माननीय अध्यक्ष महोदय। मैंने नगरीय विकास विभाग की डिमांड के समय भी ये निवेदन किया था। माननीय वित्त मंत्री महोदय को निवेदन है कि जो नगर निगम के कर्मचारियों को जो चुंगी के पुनर्भरण के पेटे जो आप राशि देते हैं वो हर साल 10% बढ़ा करके देते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जो 10% राशि है वो आप दे तो रहे बढ़ा करके, लेकिन उसमें से वेतन और भत्तों के निमित्त जितनी खर्च हो रही है राशि, सिर्फ वही राशि नगर निकायों के पास जमा होती है, बाकी की राशि आप वापस मंगा लेते हैं। तो ये 98 का जो समझौता उसका वायलेशन है। प्लीज आप ऐसा ना करें ताकि नगर निगम को भी राहत मिले। और निवेदन है कि जिस तरह से आपने पेंशनर्स को जो
आउटडोर में जो दिखाने वाले पेंशनर है, जो मेडिकल का है, उस आउटडोर के पेंशनर की जो लिमिट जो 30,000 रुपया है, उस 30,000 रुपए को बढ़ा करके 50,000 यदि सभी प्रकार के पेंशनर को, जिसमें नगर निगम के पेंशनर उनको यदि करेंगे तो नागरिकों को भी जो कर्मचारी है उनको सहूलियत मिलेगी, उनको फायदा मिलेगा। इतना ही कह के मैं अपनी बात पूरा करती हूँ। आपने बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सदन में राजस्थान वित्त विधेयक 2025 पर विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को आज हमको धन्यवाद देना चाहिए कि जिन्होंने पिछले 10 सालों में जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में 13वें नंबर पे थी, आज हम 5वें नंबर पर हैं और बहुत जल्दी आने वाले 5 वर्षों में हम तीसरे नंबर पर होंगे। हिंदुस्तान लगातार तरक्की कर रहा है। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी और हमारी उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री दिया कुमारी जी को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने पहली बार, आपने अध्यक्ष महोदय, हमने भी महसूस किया, आपने भी महसूस किया होगा, जो ये बजट प्रस्तुत हुआ है कांग्रेस के पिछले राज में जिस तरह बजट प्रस्तुत होता था और हमेशा घाटे का बजट प्रस्तुत होता था, पहली बार हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे वित्त मंत्री जी ने इस बजट में एक मंशा जारी की। उसके लिए हम सबको धन्यवाद देना चाहिए कि कर्जा लेने से ज्यादा हम कर्जा चुकाने पर ध्यान देंगे। ये इस बजट की सबसे बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है ये। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की हालत क्या कर दी इन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 वर्षों में, किससे छुपा हुआ नहीं है। लेकिन मैं हमारे मुख्यमंत्री, हमारे वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने मेहनत करके ये बजट तैयार किया और बजट में कई बातें आपने ऐसे रखी, चाहे इसको हम ग्रीन बजट कहें, चाहे हमारे जो एमएलए को 10-10 करोड़ रुपए नॉन पेचेबल सड़कों के देना, मिसिंग लिंक में देने की बात कहें, और सबसे बड़ा काम जो इन्होंने किया है, किसान सम्मान निधि जो हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ की थी, और हमने ये कहा था कि हम 6,000 को 12,000 करेंगे। गत बजट में हमने 2,000 बढ़ाया, इस बजट में 1,000 बढ़ाए। ये इस बजट की सबसे बड़ी खूबसूरती है, किसानों का ध्यान हमने रखा है। अध्यक्ष महोदय, संशोधन होना चाहिए, अभी अनिता जी ने भी कई बातें कही, लेकिन जिस तरह राजस्थान पूरे विश्व की कोरोना महामारी के बाद स्थिति खराब होती जा रही है, अर्थव्यवस्था, और अर्थव्यवस्था को कैसे कंट्रोल में लाया जाए। और मैं तो समझता हूं कोरोना महामारी के 2 वर्षों के बाद जो 3 वर्ष कांग्रेस पार्टी ने राज किया, वो कोरोना से बड़ी महामारी थी इस राजस्थान के लिए। उन्होंने और राजस्थान की अर्थव्यवस्था को खराब कर माननीय सदस्य हरिमोहन जी, विराजो आप। हरिमोहन जी, आप विद्वान है, ध्यान आया सबको। आपने इस राजस्थान को और हिंदुस्तान को जब जब भी राज किया, हरिमोहन जी, सत्यानाश कर दिया इस देश का। आज हम कर्जे में डूबे हुए, उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की। अरे आप विषय पे। अध्यक्ष महोदय, हमारा लक्ष्य 2030 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था को $350 मिलियन तक पहुंचाने का रखा गया है, जिसके लिए हमारी सरकार पुरजोर प्रयास कर रही है। निश्चित रूप से इस बजट में जो कहा गया है उससे हमारा लक्ष्य $350 मिलियन तक पहुंचेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा इस बजट की जो खूबसूरती है, जैसा मैंने बताया, किसान सम्मान निधि हो, ग्रीन बजट बनाना हो, एमएलएस के द्वारा कई काम कराना हो, स्टेट हाईवेज हो, बाईपास रोड्स हो, फ्लाईओवर हो, एलिवेटेड रोड्स हो, आरओबीज बनानी हो, आरयूबी बनानी हो, ब्रिजेज बनाने हो, इस तरह के 5,000 करोड़ से अधिक की लागत के काम इस बजट में हमारे माननीय वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री जी ने किए।
और सबसे बड़ा काम जो किया है 21,000 किलोमीटर नॉन पेजेबल सड़कों के लिए 6,000 करोड़ रुपए जो उन्होंने दिए, आज तक आपने कभी नहीं दिए। और आज आने वाले समय में राजस्थान की जो नक्शा है पूरा राजस्थान का नक्शा बदल जाएगा। और राजस्थान के किसी गांव में आप जाओ, किसी शहर में आप जाओ, लोग एक ही बात कहते हैं कि राजस्थान की सरकार का जो बजट आया, चाहे वो पिछला बजट हो चाहे ये बजट हो, अभी कांग्रेस वाले हर बात पे, जैसे हमारे जोगाराम जी कह रहे थे, हर बात पर विरोध करके निकल जाते हैं, लेकिन इस कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हर अच्छी चीज का विरोध किया, हमेशा हर अच्छी चीज का विरोध किया है। जब भी अच्छा काम होता है इनको अच्छा नहीं लगता। लेकिन अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री ने जो सपना देखा है राजस्थान को हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनाने का, निश्चित रूप से बनेगा। इस बजट के माध्यम से उसको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। विशेष रूप से 1 मिनट में पूरा करें। 7 वर्षों की अवधि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना की 12,500 करोड़ रुपए की लागत इस बजट में जो देने की घोषणा की गई है। राजस्थान रोजगार निधि 2025 500 करोड़ रुपए, विवेकानंद रोजगार सहायता कोष जो बनाया है, किसानों के लिए अलग से कृषि बजट दिया गया है, किसान सम्मान निधि की बात मैंने की है। ये जो बातें हैं इस बजट में मैं सराहना करता हूं और मैं समझता हूं आने वाला वर्ष हमारे लिए राजस्थान के लिए एक बहुत गौरवशाली वर्ष होगा, विकास का वर्ष होगा। अब जूली जी भी आ गए हैं, जूली जी भी बता सकते हैं इस बात को कि जिस तरह बार बार